Assalamu alaikum dear students. So we were discussing about contribution of Muslim scientists in previous lecture. We have already studied about Ibn al-Haytham and Yaqub al-Kindi. So today we will study about al-Biruni. Open your book, page number 9. Al-Biruni was born in a small town Birun in present Afghanistan in 973 AD. He was a great scholar of his time. He wrote more than 150 books on various subjects such as mathematics, physics, cosmology, geography, history, culture and civilization, archaeology, comparative religions, geology, chemistry and biology, etc. हमने इससे पहले जो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आजकल के ज़माने में अगर हम लोग कोई स्पेशलाइजेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करते हैं। लाइक अगर कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो सिर्फ इंजीनियरिंग की ही फील्ड में जाता है। अगर कोई मेडिकल कर रहा है तो वो मेडिकल की फील्ड में जाएगा। इवन आगे जाके हमारे पास बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की ब्रांचेस भी अलग हो जाती हैं और फिर एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जाके आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। लेकिन जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट की फील्ड्स के अंदर स्कॉलर्स थे। लाइक अगर हम अल-बिरूनी को ही देख लेते हैं, आपके हिसाब से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी ये सब बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा, कॉस्मोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स ऑरिजिन। तो आप खुद सोचें बायो से कितना टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स से कितना डिफरेंट है। आर्कियोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? आर्कियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ पास्ट एंड हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स। यानी अगर जो हम एग्जांपल ले लें मोहनजोदड़ो की, तो आर्कियोलॉजिस्ट होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिली हैं, तो फिर पूरा उन्होंने उसके हिसाब से एक सिटी डिस्कवर कर लिया कि यहाँ पर ऑलरेडी एक सिटी होगी जो कि डिस्ट्रॉय हो गए, तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो हम में से अगर हम अपनी एग्जांपल लें और अपने ही मुस्लिम साइंटिस्ट की एग्जांपल लें तो हमें पता चलेगा कि प्रीवियसली ये लोग कितने ज़्यादा जीनियस और कितने ब्रिलियंट थे कि इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च की कि उसके स्कॉलर्स बन गए। ओके, नेक्स्ट इज ही एक्सप्लेन्ड एवरी सब्जेक्ट फ्रॉम अ न्यू एंगल एंड रिफ्यूटेड मैनी थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ थिंग्स। इन्होंने हर सब्जेक्ट को एक न्यू एंगल से एक्सप्लेन किया और बहुत सारी थ्योरीज जो नेचर ऑफ थिंग्स से रिलेटेड थी उनको रिफ्यूज़ कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज टाइम इट वॉज सपोज्ड एंड वॉज टेकन एज अ फैक्ट दैट अर्थ वॉज अ फ्लैट बॉडी। यानी उनके ज़माने में ये सपोज किया जाता था कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट बॉडी है। बट नॉट ओनली रिजेक्टेड दिस नोशन बट प्रैक्टिकली प्रूव दैट अर्थ इज़ राउंड एंड नॉट फ्लैट। तो उन्होंने इस बात को ना सिर्फ ये कि इस थ्योरी को रिजेक्ट किया या इस थिंकिंग को ख़त्म किया और बोला, रिफ्यूज़ किया कि अर्थ एक फ्लैट बॉडी है, और उन्होंने बोला अर्थ फ्लैट बॉडी नहीं है बल्कि क्या है, एक राउंड है। उसको उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव भी करके बताया। ओके, ही ऑल्सो मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस क्या होता है हमें सबको पता है। अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूँ तो ये इसका सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ मेजर करने के लिए ये नहीं है कि वो अर्थ को पूरे को नापने या मेजर करने निकल गए होंगे। उसके लिए उन्होंने एक जो प्रोसेस होगा या कोई मेथड होगा वो इन्वेंट किया और उसके थ्रू उन्होंने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ जो है वो मेजर कर लिया। He discussed the movement of the sun and the moon, the phases of the moon and also the movement of the planets known in those days. उन्होंने उस वक्त क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? सन एंड मून की मूवमेंट में डिस्कस की थी। फेजेस ऑफ मून हम सबको पता है कि फर्स्ट का चांद कैसा होता है, फिर सेकंड में क्या होता है, इसी तरह से 14 डेज तक मून के क्या क्या फेजेस होते हैं, उसके बाद फिर क्या फेजेस होते हैं, उन सबको डिस्कस किया। उसके अलावा उस ज़माने तक जितने भी प्लैनेट्स नोन थे उन सब की मूवमेंट को डिस्कस किया। ही ऑल्सो फाउंड डेंसिटीज ऑफ वेरियस मेटल्स। While he was in Pindaran Khan, a village in Pakistan, he determined the circumference of Earth by his own invented method. उन्होंने सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ अपने ही इन्वेंट किए हुए मेथड से फाइंड आउट किया। अच्छा, इन्होंने लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड भी प्लेस का जो है मेजर करने का तरीका बताया था। ही टोल्ड दैट द अर्थ इज़ फ्लोटिंग इन स्पेस जस्ट लाइक अ ग्रेप फ्लोट्स इन वाटर। ही रिजेक्टेड द नोशन दैट अर्थ वॉज स्टेशनरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स। उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि अर्थ एक स्टेशनरी बॉडी है यूनिवर्स में, और अब हम लोग को सब हम पढ़ते भी हैं कि अर्थ जो है वो क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है।
It was he who disclosed that Indus Valley was once the basin of an ocean. It was gradually filled up by mud. Now it has been confirmed by modern geologists. सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि इंडस वैली जो थी वो ओशन का एक बेसन था और फिर ग्रेजुअली उसके अंदर मड जमा होती रही और उसके बाद वो वैली बन गई. इस चीज़ को मॉडर्न जियोलॉजिस्ट ने कंफर्म भी कर दिया है. ओके, तो ये अल-बैरूनी की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. अगर इसकी हम अपने आजकल के हिसाब से देखें तो अब आप लोग को खुद लगेगा बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने वर्क किया हुआ है. बल्कि सिर्फ वर्क नहीं किया, रिसर्च की और उस चीज़ के स्कॉलर्स बने. अब अगर हम इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को मार्क करना चाहें तो सबसे पहले तो हम मार्क कर सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट ऑफ अल-बैरूनी कॉन्ट्रीब्यूशन कैन बी he wrote more than 150 books on various subjects. उसके बाद सब्जेक्ट्स मार्क कर लीजिएगा बायोलॉजी ETC तक. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं वो हमारे पास हो सकता है अल-बैरूनी में he proved practically that the earth was round. ये नंबर 2 पॉइंट हो गया. Then number 3 is he measured the circumference of the earth. Number 4, he discussed the movement of the sun and the moon. Number 5 point, he determined the longitude and latitude of a place. Number 6, he found the density of various metals. Number 7, he disclosed that the earth is not stationary but it is floating in space. और number 8 point हम लिख सकते हैं he disclosed that Indus Valley was once the basin of an ocean and it was gradually filled up by mud. Now it is confirmed by modern geologists. ये इनका लास्ट पॉइंट हो गया. होपफुली आसान है, तो आप लोग को समझ आ गए होंगे ये पॉइंट्स. इसको आप लोग सब मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक्स में से और उसके बाद अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा. The next is Dr. Abdus Salam. Dr. Abdus Salam was born in Jhang, a small city in Pakistan, in 1926. He was very intelligent from his very childhood. He passed every examination with distinction. Distinction mean क्या है? Excellent performance, excellent marks हर subjects में आते थे. Because of his good performance in education, he was awarded scholarship for higher studies in UK. He came back in Pakistan in 1950, but he again went to UK to promote his research work. He was awarded Nobel Prize in Physics in 1979 for his work on grand unification theory. Now, what is grand unification theory? अब तक की जितनी बातें बॉन्ड थे और स्कॉलरशिप्स मिली थी ये सब तो आपको समझ आ रही होंगी, लेकिन grand unification theory क्या है? Grand unification theory is a model that tries to describe the universe. It was formed by combining 3 forces: electromagnetic, weak and strong. Weak and strong forces. These are the 3 of the fundamental 4 forces of nature which are responsible for all of the pushes and pulls in the universe. 4 आप लोग के पास नेचर के अंदर फोर्सेस हैं जो कि फंडामेंटल हैं. उनमें से 3 जो हैं वो GUT के मॉडल के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन की गई हैं. ओके, ही established इंटरनेशनल सेंटर फॉर theoretical physics at Trieste, Italy, where scientists from the developing countries are provided opportunities to augment their research work in which they are engaged in their own countries by joining with elites of physics. इंटरनेशनल सेंटर के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट को मौका दिया गया कि वो आएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई, वो अपना रिसर्च वर्क करें जो कि जिससे वो रिलेट अपनी कंट्री के अंदर इंगेज थे. वो आएँ और यहाँ के जो फ़िज़िक्स के एलिट क्लास के लोग हैं, मतलब जो इतने ज़्यादा जीनियस हैं फ़िज़िक्स में, उनके साथ आके वर्क करें. ऑफ कोर्स ही वॉज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान एंड विल रिमेन इन द हार्ट्स ऑफ लर्निंग सर्कल्स. नाउ अब हम इनके पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं कि हम इनमें से क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. नंबर 1 पॉइंट हो सकता है ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी. नंबर 2 पॉइंट इज ही इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स एट ट्रिएस्ट, Italy, where scientists from developing countries are provided opportunities to augment their research work. And the third one is he was asset of Pakistan and will remain in the hearts of learning circles.
द नेक्स्ट इज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इनको तो हम सब जानते हैं, सही है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। He was born on 1st April 1936 at Bhopal in India. He obtained MSc Metallurgy degree from Holland. He was selected as research assistant in the same university. He obtained PhD degree from the University of Leuven, Belgium. He worked as an expert at Jurenco enrichment plant in Holland as a joint venture of the government of Holland. When Dr. Abdul Qadir Khan, imbued with the supreme spirit of patriotism, he returned to Pakistan to serve his motherland. पेट्रियाटिज़म ही था जिसकी वजह से वो पाकिस्तान वापस आए थे, अदरवाइज जिसको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिल रही हो वो क्यों वापस आते हैं अपनी मदरलैंड में। टू ऑनर हिम द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैज़ नाउ बीन named as A.Q. Khan Research Laboratories. He has been awarded हिलाल-ए-इम्तियाज़। हिलाल-ए-इम्तियाज़ इनको क्यों दिया गया था आप लोगों को याद है? न्यूक्लियर पावर हो गया पाकिस्तान, और क्यों हुआ है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से ही। तो he has been awarded हिलाल-ए-इम्तियाज़ by the government of Pakistan. He contributed in making Pakistan a nuclear state. तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस को मार्क करते हैं तो नंबर 1 हम मार्क कर सकते हैं, ही वर्कड एज एन एक्सपर्ट एट जुरेनको एनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हॉलैंड। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है, व्हेन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इम्ब्यूड विद द सुप्रीम spirit of patriotism he returned to Pakistan to serve his motherland. नंबर 3 हो सकता है, टू ऑनर हिम द फॉर्मर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज हैज़ नाउ बीन नेम्ड एज A.Q. Khan Research Laboratories. The next one is he has been awarded हिलाल-ए-इम्तियाज़ by the government of Pakistan. And last one is he contributed in making Pakistan a nuclear state. तो ये आप लोगों के पास कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गई हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स पढ़ी, देन मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पढ़ी, फिर डेली लाइफ इम्पॉर्टेंस पढ़ी फिज़िक्स की, और इसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ी। इसमें एक और टॉपिक है जो कि एरर एंड एक्यूरेसी का है, लेकिन सेम टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में भी इंक्लूडेड है। तो मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी, ताकि जब हम उसकी डेफिनेशन लिख रहे हों तो जो दोनों डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर से मर्ज करके हम एक प्रॉपर डेफिनेशन करके लिख लेंगे। ओके, दिस वाज अ लेक्चर नंबर 3। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी भी है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जस्ट मार्क करनी होती हैं और फिर उसको याद करना होगा। थैंक यू।